ओके, तो अब इस चैप्टर में हमारे सिर्फ दो टॉपिक रह गए हैं जिसको मैं आज के लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। और जो पहला टॉपिक है वो ये है कि किसी भी करंट कैरियंग वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करती है वो क्या होगी, यानी उसका हमने एक जनरल फार्मूला ड्राइव करना है। और फिर जो दूसरा टॉपिक है वो ये है कि अगर हमारे पास करंट कैरियंग लूप हो, यानी आप किसी वायर को बेंड करके उसकी लूप बना दें, तो उसको अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है तो उसके ऊपर आ, किस तरह का असर होता है। हम देखेंगे कि उसके ऊपर फोर्स भी लगेगी और चूँकि लूप है तो उसके ऊपर टार्क भी लगेगा। तो सवाल ये है कि ये दो चीज़ें हमने सॉल्व करनी हैं। और अगर आप गौर करें मेरे अल्फाज के ऊपर, तो मैंने कहा है कि हमने फार्मूला ड्राइव करना है जो आज का पहला टॉपिक है उसमें। और वो फार्मूला है कि किसी करंट कैरियंग वायर के ऊपर कितनी फोर्स लगती है, ऐसी वायर जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई हो। तो बात ये है कि मैंने आपको टॉपिक का नाम बताया है एंड आई डिडंट गिव यू एनी रीज़न और एनी एक्सप्लेनेशन के वायर के ऊपर फोर्स लगनी चाहिए, एंड आई एम एक्टिंग एज इफ़ यू नो कि वायर के ऊपर फोर्स लगनी चाहिए। एंड मे बी यू नो फ्रॉम योर अर्लियर नॉलेज ऑफ फिज़िक्स, जो आपने कॉलेज में या फिर कॉलेज में ही गालिबन पढ़ा होगा। आप उससे पहले तो हाई स्कूल में तो इन चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं। तो हाउ डू आई अज्यूम, तो लेट मी गिव यू एन आर्ग्यूमेंट के हाउ यू कैन एट लीस्ट बिलीव के अगर किसी वायर को जिसमें से करंट फ्लो कर रहा हो, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। आपने देखा है कि जो फोर्स किसी चार्ज के ऊपर लगती है, जिसको हमने एफ बी लिखा था, वो इक्वल होती है क्यू टाइम्स, ये उस चार्ज की मैग्नीट्यूड है, वी क्रॉस बी। जो वी है ये उस चार्ज की वेलोसिटी है, और बी जो है ये उस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है जिस रीजन में से चार्ज जो है वो इस वेलोसिटी वी से गुजर रहा होता है। तो ये फार्मूला है। अब देखें कि हमारे पास चार्ज है और उसकी कुछ वेलोसिटी है। इसी चीज़ को अगर आप एक्सटेंड करें, ये हमने एक फ्री चार्ज की बात की थी, लाइक एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में से गुजर रहा है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि वो इलेक्ट्रॉन जो है इट्स बाउंड टू मूव इन अ वायर। तो जब इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर से गुजरता है तो उस चीज़ को आप करंट कहते हैं। और ये चीज़ इस बात से और इस चैप्टर में हम जो पहले पढ़ चुके हैं उससे कन्फर्म है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी स्पीड के साथ मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, और वो उस फोर्स का ये फार्मूला है। तो इसका मतलब है कि अब अगर वही इलेक्ट्रॉन एक वायर के अंदर मौजूद है और वायर में से वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, ये अलग बात है कि जब वायर में से इलेक्ट्रॉन मूव करता है विद सम स्पीड तो उसको आप करंट कहते हैं। तो अब हम इसी चीज़ को एक्सटेंड करते हैं। पहले हम बात कर रहे थे चार्ज की मोशन की, अब हम बहुत सारे चार्जेस की मोशन की बात करेंगे, और यूं जो चार्ज की मोशन है वो करंट में बदल जाएगी। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को सिर्फ ये um, थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँ, जस्ट टू गिव यू सम आइडिया, दिस वुड नॉट बी द फाइनल फॉर्म। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो चार्ज है हमारा, अगर ये वायर के अंदर हो तो ये क्या बन जाता है, करंट। जो वेलोसिटी है ये क्या होती है, अब करंट की रफ्तार बन जाएगी जिस स्पीड से करंट फ्लो कर रहा है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो मैग्नेटिक फील्ड ही रहेगा। ओके, हमारे पास कुछ इस तरह का फार्मूला आना चाहिए अगर हम जस्ट जो अपना प्रायर नॉलेज है, हमारा जो बातें हम पहले से जानते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंड कर दें कि चार्ज जो है वो वायर के अंदर मूव कर रहा है। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि वी शुड हैव अ फार्मूला ऑफ समवट दिस फॉर्म। और इनफैक्ट इस तरह का एक फार्मूला ही हम आज के लेक्चर में ड्राइव करना चाहते हैं, बस उसकी थोड़ी सी फॉर्म मुख्तलिफ होगी, बट यू गेट द रफ आइडिया कि जो फार्मूला है वो इस तरह का ही होगा। इनफैक्ट अगर आप चार्ज को करंट से रिप्लेस करें तो करंट जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्यू बाई टी। तो आपको एक टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी टाइम्स टी जो है वो डिस्टेंस बन जाता है। तो वी की जगह पे भी हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आनी चाहिए जो लंबाई की डायमेंशंस की हो, फासले को रिप्रेजेंट करे। तो अगर आप इसको और ज़्यादा प्रिसाइज करना चाहते हैं तो ये जो वी है हमारे पास,
इट शुड बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, कि जो लंबाई की हो और उसकी जो कुछ ना कुछ ख़ास डायरेक्शन भी हो। तो हमारे पास इस तरह का फार्मूला आना चाहिए। और आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत तरीके से, ट्रिक से आपको वो फार्मूला एक बना के दिखा दिया है सिर्फ एक स्टेप में, जो आप फार्मूला यकीनन आप पहले से जानते हैं। और इनफैक्ट बहुत सारे फार्मूलाज जब हम जनरलाइज करते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, तो वो इस तरह ही हम अखज़ कर सकते हैं। बट लेट्स एक्चुअली ड्राइव दिस फार्मूला। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास अब जो चार्जेस हैं वो वायर के अंदर से फ़्लो कर रहे हैं, और चार्जेस के ऊपर फोर्स लगती है। तो चार्जेस जो हैं वो मैग्नेटिक फोर्स के अंदर डिफ्लेक्ट होते हैं, लेफ़्ट या राइट मूव करेंगे। और चूँकि अब चार्जेस जो हैं वो बाउंड हैं वायर के अंदर, तो चार्जेस वायर से तो निकल नहीं सकते। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी वायर के ऊपर फोर्स लगेगी। तो चार्जेस के ऊपर फोर्स लगने का मतलब है कि जो फोर्स है वो पूरी की पूरी वायर के ऊपर लगेगी। तो ये जो चीज़ है, ये जो आइडिया है ना, ये इस टॉप वाली डायग्राम में दिखाया गया है। हमारे पास 3 सिचुएशंस हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है इट्स कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो आप ये रीजन देख रहे हैं, इस रीजन में जिसको उन्होंने थोड़ा सा रेडिश किया हुआ है, उसमें रेड डॉट आपको नज़र आ रहे हैं। तो इट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज एट दिस पॉइंट। और अगर आप देखें तो ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाली डायग्राम है, जिसको उन्होंने ए कहा है, इसमें करंट ज़ीरो है। तो अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ये टॉप वाली इक्वेशन हमें क्या कहती है? ये हमें ये कहती है कि जब चार्ज मूव नहीं कर रहा होता, जिसका मतलब है कि v ज़ीरो है, तो ऑफ कोर्स फोर्स ज़ीरो है एंड देयर वुड बी नो डिफ्लेक्शन। एंड सो इस केस में उन्होंने दिखाया हुआ है कि जो वायर है वो स्ट्रेट रहेगी। दूसरे केस में अगर करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी चार्जेस जो हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड है। तो अगर चार्जेस जो हैं वो इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, तो आप राइट हैंड रूल यूज़ करें, तो जो आपका थंब है वो राइट की तरफ जाता है। एंड यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे कि जो वायर है वो राइट की तरफ बेंड हो गई है। और ये लास्ट वाली जो डायग्राम है, इसमें करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। तो बिल्कुल उसी हिसाब से जो अब फोर्स है वो लेफ़्ट की तरफ लगेगी, तो वायर जो है वो लेफ़्ट की तरफ बेंड हो गई है। सो दिस वाज द थ्योरेटिकल इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रॉब्लम के हाँ जी, जब भी कोई वायर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा हो, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए, तो हम कंसेप्चुअली ये देख सकते हैं कि उसके ऊपर फोर्स लगेगी। और चूँकि फोर्स चार्जेस के ऊपर लगती है और चार्जेस वायर से बाहर नहीं निकल सकते, इसका मतलब है कि वो जो चार्जेस के ऊपर फोर्स है वो पूरी की पूरी वायर के ऊपर ट्रांसमिट होगी, और यूँ वायर जो है वो बेंड होगी। सो लेट्स कैलकुलेट अ मैथमेटिकल फार्मूला फॉर दैट। एंड फार्मूला हमारा जो है वो ऑलमोस्ट इस फॉर्म का होगा या फिर एग्जैक्टली यही होगा। आई मीन आई गेव यू सम आइडिया हाउ टू मूव फ्रॉम वन इक्वेशन टू द अदर इक्वेशन। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आपने ये वाला फार्मूला देखा है, और ये वाला फार्मूला जो है ये इसी ऊपर वाले फार्मूले की जनरलाइज्ड फॉर्म है। सो इट्स लाइक अ सिंगल फार्मूला, दीज आर नॉट टू फार्मूलाज। बट हम इसमें मैं एक अब प्रॉब्लम भी करूँगा, तो आप देखेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द फोर्सेस दैट एक्ट ऑन currents which move through wires, and those wires are placed inside some region where we have magnetic field. Okay, so let's look at this bottom diagram. तो ये हमारे पास एक वायर है, ये वायर का आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया गया है, और इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये करंट आई है। तो हम इस वायर का सिर्फ ये वाला रीजन कंसीडर करेंगे जो डॉटेड लाइंस के अंदर है, और जिसकी लेंथ जो है वो उन्होंने एल कही हुई है। तो हम इस वायर में से देखना चाहते हैं कि इस वायर का ये जो लेंथ एल है, इसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है। और मैग्नेटिक फील्ड अगेन इन रेड डॉट्स से दिखाया हुआ है, विच मीन मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ दिस पेज, और करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। सो वी वांट टू ड्राइव फार्मूला फॉर दिस, एंड लेट्स अज्यूम दैट कि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो कर रहा है। तो हमारी ये जो पहले वाली इक्वेशन है, अब मैं इसको एक्सप्लिसिटली लिखने लगा हूँ कि जो फोर्स लगेगी एक इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या होगी, एफ बी इक्वल्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई होता है, तो ये बनेगा माइनस ई। और चूँकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, जब वो
वायर के अंदर या कंडक्टर्स के अंदर फ्लो करते हैं तो ये माइनस ई वी डी क्रॉस बी बन जाएगा फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन वायर के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता, वायर के अंदर तो हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि वायर के अंदर इस रीजन के अंदर ये वाला जो रीजन है जिसकी लेंथ मैंने आपको एल बताई है, इस रीजन के अंदर हमारे पास एन इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो एन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर टोटल फोर्स लगेगी वो क्या हो जाएगी, एन टाइम्स दिस फोर्स हो जाएगी। तो वो बन जाएगी एफ बी ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स, ये बन जाएगा माइनस एन ई और साथ में वी डी क्रॉस बी। तो ये हमारे पास एन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फार्मूला है। अब एन जो है ना ये एक ऐसा नंबर है जो हमें मालूम नहीं है, ओके। लेकिन एक चीज़ और है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत स्ट्रेस करके बताया था कि एन जो है ना इट्स समथिंग मैक्रोस्कोपिक जो आप मेजर करते हैं, बट देयर इज अ माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस, और वो नंबर डेंसिटी है ये। इसको इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी ही कहते हैं, चार्ज डेंसिटी नहीं कहते, क्योंकि चार्ज डेंसिटी आप एक और पढ़ के आए हैं या शायद आगे हम चल के पढ़ें। सो लेट्स कॉल इट इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी। और नंबर डेंसिटी जब भी आती है तो वो क्या होती है आपको पता है कि उसको हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। सो हमने ये देखना है कि ये जो रीजन जिसकी लेंथ एल है इसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये हमारे पास बन जाएगा एन डिवाइडेड बाई ए टाइम्स एल। एल उसकी लेंथ है और ए जो है इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो लेट मी एक्चुअली मार्क इट, तो ये वाला जो है ये वाला रीजन जो है ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहाँ से एन की वैल्यू आप कैलकुलेट करके इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास एफ बी लगेगी फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस वायर ऑफ लेंथ एल विद क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, वो बन जाएगी माइनस एन ई ए एल वी डी क्रॉस बी। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिखी है कि कितनी फोर्स लगेगी। फिर मैंने कहा है कि वायर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेट्स से कि वायर के अंदर एन इलेक्ट्रॉन है, तो एन इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितनी फोर्स होगी, वो एन टाइम्स एक इलेक्ट्रॉन के बराबर जो फोर्स है वो हो जाएगी। फिर मैंने कहा है कि हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नंबर डेंसिटी की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये मैंने आपको रिलेशन बताया कि नंबर डेंसिटी बाय डेफिनेशन जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम को हमने एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ की फॉर्म में लिखा और यहाँ से एन की वैल्यू लेके इस जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दी और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई है। अब देखें कि ये जो वी डी है ना ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वेलोसिटी की, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो अब हमें पता है कि ये जो एन ई वी डी है ये करंट डेंसिटी के बराबर होता है। इसको आप करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्यों ना हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ऐसा काम करें, इस तरह के ये जो प्रॉपर्टी है वेलोसिटी की डायरेक्शन की, ये जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये जो लेंथ है वायर की हम उसको डिफाइन कर लें। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम लेंथ को वेक्टोरियल प्रॉपर्टी दे देते हैं, और वेक्टोरियल प्रॉपर्टी दे देते हैं मतलब इसको हम इसके साथ हम कोई ना कोई डायरेक्शन एसोसिएट कर देते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो लेंथ है हम ले रहे हैं जनरल फार्मूला में, लेट्स से हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, आप बाद में जनरल बात कर रहे हैं इसकी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अगर लेंथ वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन कौन सी है। तो हम देखेंगे कि इस फार्मूला में हमारे पास लेंथ के साथ करंट आएगा और हमेशा ही हम ये जानेंगे कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारी जो लेंथ है उसकी डायरेक्शन है। तो मैं यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूँ, अगर आप मैथमेटिकली देखें तो ये जो वी डी वैक्टर है ना इसको हम लिख सकते हैं वी डी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई डायरेक्शन। एंड हाउ डू आई राइट द डायरेक्शन, लेट्स से इसको मैं लिखता हूँ वी डी यूनिट वेक्टर। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में मैंने यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लिया। तो अब मैं अगर एल टाइम्स वी डी को लिखूँ, एल टाइम्स वी डी ये जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी डी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई वी डी यूनिट वेक्टर। और अब ये वाली चीज़ है ना जिसको मैंने एल टाइम्स वी डी यूनिट वेक्टर लिखा है, इसको मैं लिख देता हूँ अब वी डी मैग्नीट्यूड ओके वी डी टाइम्स एल
वेक्टर। तो देखिए मैंने जो वेक्टोरियल प्रॉपर्टी है ना वो वेलोसिटी से लेके लेंथ को दे दी है, एंड इट्स नॉर्मल थिंग टू डू। बस आपने ये याद रखना है कि जो लेंथ वेक्टर है अब इसकी डायरेक्शन वही है जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो अब अगर मैं ये वाली चीज़ जो है वापस अपने इस फार्मूला में सब्सटीट्यूट करूं, तो अब जो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी एफ बी इक्वल्स माइनस एन ई वी डी टाइम्स ए मल्टीप्लाइड बाई एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। और अब आपको याद होगा करंट आप कैसे डिफाइन करते हैं। करंट आप डिफाइन करते हैं, करंट डेंसिटी आप कैसे डिफाइन करते थे, जिसको हमने जे लिखा था इसको हमने डिफाइन किया था करंट पर यूनिट एरिया। और यहाँ से हमारे पास जो करंट की वैल्यू बनेगी वो क्या आती है, करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया। और करंट डेंसिटी जो है वो क्या होती है इलेक्ट्रॉन के केस में माइनस एन ई वी डी के बराबर होती है। तो यहाँ से करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एन ई वी डी टाइम्स एरिया। और ये एग्जैक्टली ये वाली क्वांटिटी है जो जहाँ पे हमारे पास मौजूद है, माइनस एन ई वी डी टाइम्स एरिया। तो इसका मतलब है कि ये सारी जो चार टर्म्स है माइनस एन ई वी डी टाइम्स एरिया ये करंट है। तो फाइनल हमारे पास फॉर्म आ जाती है फोर्स की, एफ बी इक्वल्स आई एल एल क्रॉस बी। और देखें मज़े की बात कि ये बिल्कुल वही फार्मूला है जो मैंने आपको स्टार्ट में गेस करके बताया था कि अगर हम अपनी इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो एफ इक्वल्स क्यू वी क्रॉस बी थी, तो वो अगर हम आप एक चार्ज से बहुत सारे चार्जेस यानी करंट के ऊपर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो क्या होनी चाहिए, इस फॉर्म में होनी चाहिए, एफ इक्वल्स आई एल क्रॉस बी। तो देखें कि यहाँ पे खूबसूरती देखें आर्ग्यूमेंट्स की, अपनी अंडरस्टैंडिंग की। अगर आपका आर्ग्यूमेंट सही है तो इट विल ऑलवेज लीड यू टू द राइट रिजल्ट। तो हमने एक फार्मूला ड्राइव कर लिया है और वो फार्मूला एग्जैक्टली ये आया है। तो अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो आई विल हाईली रेकमेंड कि वापस जाएं स्टार्ट के ऊपर, वीडियो लेक्चर के स्टार्ट पे, और देखें कि मैंने आपको कैसे आर्ग्यूमेंट दे के बिल्कुल ये इक्वेशन बना के दी थी कि हमारे पास जो करंट के ऊपर फोर्स लगनी चाहिए वो इस फॉर्म की होनी चाहिए। एंड एग्जैक्टली आप देखें हमारे पास वही एक्सप्रेशन आ गई है। सो यू कुड हैव रिटन दैट इक्वेशन फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट जो हमारे पास बेसिक इक्वेशन है जो हमने एक चार्ज के लिए लिखी थी उसको आप जनरलाइज कर सकते हैं बहुत सारे चार्जेस के लिए। तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन आ गई। सो इट्स वेल एंड गुड। और आप देखें कि इसमें हमने एक वायर ली है किसी भी लेंथ की, इसकी लेंथ एल है। ओके, सो इट्स लाइक दिस वायर, इट्स अ बिग गुड चंक ऑफ वायर। तो यहाँ पे आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करो जो वायर है वो बहुत स्मॉल लेंथ की है। सो लेट मी नाउ क्विकली मेक अ वायर हेयर। तो आई आल्सो नीड अ वायर एंड आई नीड अ पेन विद बिगर साइज। सो फ़र्ज़ करें कि वायर जो है वो, हाँ ये वाला ठीक रहेगा, ये वाली अब हमारी वायर है। तो इस वायर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और फ़र्ज़ करें कि आप इस वायर का एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं, इस वायर की टोटल जो लेंथ है वो फ़र्ज़ करें कि एल है, और आप ये वाला जो इसका स्मॉल हिस्सा है जिसको मैंने डी एल कहा है, ये देखना चाहते हैं कि इसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है। और फ़र्ज़ करें कि ये हमारी वायर जो है बिल्कुल जैसे हमने पहले अज्यूम किया एक मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, जो मैग्नेटिक फील्ड पेज से बाहर आ रहा है, इट्स कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। So, how do you calculate force on this small length element? उसके लिए सिंपल सी बात है कि आपका यही जो फार्मूला है इसको आप स्मॉल लेंथ एलिमेंट के, अब आपने लेंथ एलिमेंट स्मॉल लिया है तो इसका मतलब है फोर्स भी स्मॉल लगेगी। और अगर फोर्स स्मॉल लगेगी तो हमारा ये जो फार्मूला है ये एफ से क्या बन जाएगा, डी एफ बी इक्वल्स, करंट तो उतना ही फ्लो कर रहा है और अब चूँकि हमने लेंथ स्मॉल ली है तो ये बन जाएगा आई डी एल क्रॉस बी। बी भी वैसे ही रहेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमने एक्सटर्नली अप्लाई किया हुआ है, तो हमारे पास जो फार्मूला है वो मॉडिफाई हो जाएगा। सो दिस फार्मूला यू कैन यूज़ इट फॉर आर्बिट्रेरी लेंथ। मिसाल के तौर पे आपके पास वायर अब बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लेंथ की वायर है, तो आप क्या करते हैं उसकी एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करते हैं एंड देन यू कैन इंटीग्रेट ऑन द इंटायर लेंथ ऑफ द वायर। अगर आपको ये चीज़ें याद हैं हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी ऐसे ही किया था।
याद है हमने कहा था कि अगर चार्ज जो है वो पूरी लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो हाउ वुड यू डू दैट? यू टेक अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे किसी पॉइंट के ऊपर, एंड देन यू विल इंटीग्रेट ऑन द इंटायर लेंथ ऑफ द वायर. Exact same phenomena is happening here. Okay, so you can always do these things. और इसलिए मैंने तब भी आपको कहा था कि अगर आप उस वक्त इनको याद कर लें तो इट्स अ गुड थिंग. आई मीन नॉट याद कर लें बट आप इनको समझ लें तो इट्स अ गुड थिंग. सो नाउ लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस वन. और अब एक और चीज़ आप देख लें कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है. मैंने अभी नोट्स के ऊपर नज़र डाली तो मुझे याद आ गया. एक चीज़ देखें कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है. ओके, और क्रॉस प्रोडक्ट में आपने ये देखना होता है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट को आप लिख सकते हैं साइन थीटा की फॉर्म में. तो ये आप लिख सकते हैं एफ इक्वल्स आई एल बी साइन ऑफ एंगल फाई. ओके, और ये जो एंगल फाई है ना, ये उन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल होता है जिनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट होता है. तो ये एंगल जो है ये लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है. सो फ़र्ज़ करो, अब मैं लेमी क्विकली मेक अ क्विक डायग्राम. तो फ़र्ज़ करो कि आपकी जो वायर है वो इस डायरेक्शन में है, तो करंट फ़र्ज़ करें कि इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है. ओके, तो लेंथ की डायरेक्शन ये है. फ़र्ज़ करें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आ रहा है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड. सो लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर. सो लेट्स से कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. तो अब आप अगर मैग्नेटिक फील्ड आउट आ रहा है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो जो आपका थंब बनेगा जो आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो ये वाली डायरेक्शन होगी. सो यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट दैट. तो ये वाला जो एंगल है, ओके, अब एंगल जो है वो एल और बी के दरमियान है. तो आई मेस्ड इट अ लिटिल बिट, सो रिमेंबर. ओके, सो ये वायर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है. तो जो एंगल है ना वो ये वाला एंगल है जो मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर के दरमियान है. तो ये लाजमी नहीं है कि 90 डिग्री का एंगल, इट कैन बी एनी एंगल. और वो जो भी वैल्यू आएगी आप मैग्नेटिक फोर्स की इस डायरेक्शन इस चीज़ से कैलकुलेट कर लेंगे. एंड रिमेंबर दैट फोर्स की डायरेक्शन जो है ना वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहाँ से. तो फोर्स की डायरेक्शन अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये मैग्नीट्यूड है, तो इसकी आपने डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी है. सो देयर शुड बी सम डायरेक्शन एंड लेट मी कॉल दैट एन यूनिट वेक्टर. ये यूनिट वेक्टर जो है जो भी डायरेक्शन बनी ये फोर्स की आपको डायरेक्शन देगा. ओके, लेट्स बैक टू दैट एग्जांपल. और ये एग्जांपल जो है ये सैम्पल प्रॉब्लम 32.5 है. इंटरेस्टिंगली मैंने पूरी एक्सरसाइज भी देखी है और आप जो प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर रनिंग उनको भी देखे हैं. एंड आई फाउंड दिस एग्जांपल विच इज़ सैम्पल प्रॉब्लम 32.5 द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, विच मीन्स कि अगर आप इसको सॉल्व करें तो यू कैन गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग कंपेयर टू एग्जाम एक्सरसाइज एंड प्रॉब्लम्स which are available at the end of the chapter, but those are easier, so I encourage you to do them. But let's solve this example. So let me copy the statement of this sample problem. So this is the statement of this sample problem. और अगर आप देखें तो let me actually read statement for you. It says figure 32.24 shows a wire segment placed in a uniform magnetic field B that points out of the plane of the figure. If the segment carries a current I, what resultant magnetic force act on it? ओके, सो हमारे पास ये वायर सेगमेंट है. अगर आपको आप गौर से देखें तो जो वायर है ना वो लेफ़्ट से जा रही है इस डायरेक्शन में. हाँ, अब है ना इसे वायर लेफ़्ट से जा रही है, इट मीन्स कि करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. तो ये रीजन है हमारा पहला सेगमेंट. उसके बाद ये एक सर्कुलर विच इज़ सेमी सर्कल ये रीजन है, और फिर ये उसके बाद तीसरा रीजन है. मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर आप देखें तो उन्होंने ये वाला जो पहला रीजन है जो एक्सट्रीम लेफ़्ट से लेके इस पॉइंट ए तक है उसकी लेंथ दी हुई है कि ये एफ़ है, ये एल है. सिमिलरली ये पॉइंट बी से इस दूसरे एंड वाले राइट एंड वाले पॉइंट तक भी उसकी लेंथ एल है. और ये वाला जो सेगमेंट है जो सेमी सर्कल के बराबर है इसकी लेंथ नहीं दी हुई, बट यू शुड नो कि एक सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है. टोटल सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कल क्या होगा? पाई आर. तो ये जो बेंट सेगमेंट है जो सेमी सर्कल है उसकी लेंथ हमारे पास पाई आर है. सो वी हैव टू कैलकुलेट, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इट्स कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड. सो यू कैन यूज दैट फार्मूला दैट वी हैव जस्ट डिराइव्ड to calculate the force. So the problem is कि how do we calculate the force, because this is not a straight wire जैसे हमने ऊपर ये टॉपिक को पढ़ते हुए कहा है कि let's take a straight wire. Okay,
So this is not a straight wire. So wire is bent in some form. So how do we solve such kind of problems? Trick is simple. You can always divide your wire into smaller segments, और आप हर सेगमेंट के ऊपर फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और एंड पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट में वो यहाँ भी इस्तेमाल होता है। फोर्सेस यू कैन ऑल देयर वेक्टर क्वांटिटीज, सो यू कैन ऑलवेज ऐड देम। बाई एडिंग फोर्सेज यू मीन कि उनके जो एक्स कंपोनेंट हैं वो सेपरेटली ऐड होंगे और वाई कंपोनेंट सेपरेटली ऐड होंगे। दैट्स अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेज। सो you calculate the force on each segment separately. Calculating the force means calculate its magnitude, calculate its direction, and then what you do, you simply add all those forces, उनके जितने भी components हैं। बाई कंपोनेंट्स मीन्स कि आपके पास डायरेक्शंस होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि जो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है वो सारी ऐड होंगी, जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो एक के साथ प्लस और दूसरी के साथ माइनस साइन आएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे डिफाइन करते हैं। सो लेट्स लुक एट द फोर्स। लेट्स कॉल द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन दिस पार्ट। जो फर्स्ट सेगमेंट उन्होंने खुद ही कहा है, कहते हैं इसको F1 कहते हैं, और ये जो सेकंड पार्ट है इसको F2 कहते हैं। ये थर्ड पार्ट है ना, इसको F3 कहते हैं, जो हमारे पास सेमी सर्कल है। तो हमने F1, F2 और F3 कैलकुलेट करना है। तो जो पहला पार्ट है अगर आप देखें तो उसकी जो लेंथ है ना वो L है, और इसमें से करंट जो है वो I फ्लो हो रहा है राइट डायरेक्शन में। तो अगर आप F = IL क्रॉस B यूज़ करें तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है F1 उन्होंने दिखाई हुई है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सिमिलरली आप इस दूसरे पोर्शन के ऊपर जिसकी अगेन लेंथ L है और मैग्नेटिक करंट I फ्लो कर रहा है, उसके ऊपर भी अगर आप F = IL क्रॉस B यूज़ करें तो जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है, बिकॉज current is going towards right, magnetic field is coming out of the plane of the page, so it's 90 डिग्री। so मैं यहाँ पे क्विकली लिखने लगा हूँ कि हमारे पास जो F1 और F2 हैं वो दोनों बराबर हैं। so F1 = F2 मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, और ये किसके इक्वल हैं? करंट I टाइम्स लेंथ L जो इस स्मॉल सेगमेंट की है टाइम्स B। और डायरेक्शन क्या है जी फोर्स की? ये मैं लिखता हूँ कि ये डाउनवर्ड है। किस चीज़ के करस्पॉन्डिंग डाउनवर्ड है? ये जो हमारा पेज है, जब हम पेज के ऊपर देखते हैं तो उस पेज के डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, दिस वाज इजियर पार्ट। सो नाउ लेट्स लुक एट द सेमी सर्कुलर पार्ट। ये वाला पार्ट जो है कि इसके ऊपर फोर्स आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। तो इसके ऊपर आप करेंगे जी ये वाला फार्मूला यूज़। ये जो मैंने आपको कहा है कि एक स्मॉल सेगमेंट आप लेंथ एलिमेंट लेंगे, उस स्मॉल सेगमेंट की वजह से आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे, और फिर आप इंटीग्रेट कर देंगे पूरी वायर की लेंथ के ऊपर जो सेमी सर्कल के बराबर है, πr के बराबर है, आपके पास टोटल फोर्स आ जाएगी। तो इस फोर्स को हमने कहा है F3। ओके, सो अगर आप स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेते हैं तो वो क्या बन जाएगी? DF3। सो आई एम गोइंग टू रीड्रॉ दिस सेमी सर्कुलर पार्ट अगेन ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। सो लेट मी राइट फॉर F3। सो ये हमारे पास F3 के लिए है, फॉर F3। और लेट मी ट्राई टू मेक अ सेमी सर्कुलर पार्ट। आई होप कि मैं इसके साथ जस्टिस कर पाऊँगा। आई विल गो बैक टू माई ओल्ड ऐप, उसके ऊपर कम से कम डायग्राम्स बनाना आसान है। सो दिस इज़ द सेमी सर्कुलर पार्ट। सो लेट मी शो कि हमारे पास ये इस तरह है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इसके ऊपर फोर्स कितनी लगती है। मैंने आपको प्रोसीजर बताया है कि आप यहाँ पे क्या लें, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लें। ओके, और इसका जो सेंटर से फासला है वो आपको मालूम है, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो उसका सेंटर से फासला क्या होगा? R होगा। सो लेट मी मार्क दिस डिस्टेंस। तो ये वाला जो फासला है ना, ये हमारे पास है R, जो इसके रेडियस के बराबर है। और ये जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है ये इसके साथ, इस रेडियस वाली जो लाइन है इसके साथ ये वाला एंगल बनाता है। तो अगर आप इस एंगल को फाई डिफाइन करते हैं तो जो ये वाला एंगल जो दो पर्पल लाइंस के दरमियान बनेगा ये क्या हो जाएगा? D∅। ये वो चीज़ है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में बहुत बार करके आए हैं, बट लेट मी गो थ्रू इट अगेन इन ग्रेट डिटेल। सो एक तरीका तो ये है। तो आप इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट, लेट मी लेबल इट, तो ये जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है इसके ऊपर आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे और फिर आप इस फोर्स को इंटीग्रेट कर देंगे इसकी लेंथ के ऊपर, सर्कुलर जो सेमी सर्कुलर पार्ट है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मींस मतलब कहने का ये कि ये जो DL है इसके ऊपर जो फोर्स होगी वो क्या होगी?
उसको मैं कहता हूँ DF3 और वो क्या बनेगी IDL क्रॉस B। जो अब हमने ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड और इस लेंथ एलिमेंट के दरमियान एंगल कौन सा है। तो ये दोनों 90 डिग्री के ऊपर हैं, क्योंकि जो लेंथ एलिमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ओके, ये वाला जो एंगल मैंने फाई यहाँ पे लिखा है ना, ये फाई एंगल जो है इट्स अ डिफरेंट एंगल। ये वो एंगल है जो आपका लेंथ एलिमेंट इस लूप के सेंटर के साथ बना रहा है। ये आपका इंटीग्रेशन वेरिएबल है, इट्स नॉट द एंगल विच योर लेंथ एलिमेंट इज मेकिंग विद द मैग्नेटिक फील्ड, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक स्टेप में यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ये वाला जो IDL क्रॉस B है, अगर मैं एक स्टेप में इसको लिख देता हूँ IDL B साइन एंगल थीटा, तो ये थीटा जो है ये 90 डिग्री है और साइन 91 होता है। बी केयरफुल अबाउट दिस। ये फाई जो एंगल मैंने डिफाइन किया है इट्स टोटल डिफरेंट एंगल, इट्स अ लेंथ वेरिएबल, क्योंकि ये आप देखें कि जैसे जैसे आप इधर से इस पॉइंट से इधर मूव करते हैं तो इट्स एक्चुअली द लेंथ ऑफ द वायर दैट इज चेंजिंग। सो ये आपका लेंथ का वेरिएबल, इट्स नॉट योर क्रॉस प्रोडक्ट वेरिएबल। सो यहाँ पे ये साइन थीटा जो है ये साइन 90 हो जाता है और ये हमें 1 देगा। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, सो इट्स जस्ट IDL B। तो ये हमारे पास DF है। आप F को कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप F को कैलकुलेट करते हैं टोटल फोर्स को इंटीग्रल लेके, इंटीग्रल DF। तो ये F3 थी तो ये इंटीग्रल DF3 बन जाएगा, विच मीन्स इंटीग्रल IDL B। ओके, और आपने यहाँ पे ये भी देखना है कि हमारा जो एंगल है इस केस में वो क्या बन रहा है। हम लेंथ के ऊपर जो है वो इंटीग्रल ले रहे हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। सो ये वाला जो हमारा एंगल है, ओके, लेट मी डू समथिंग डिफरेंट, इट माइट बी कंफ्यूजिंग फॉर यू। आपको याद है इलेक्ट्रिसिटी के कोर्स में हम क्या करते थे कि जब इस तरह के प्रॉब्लम होते थे तो हम दो पैचेस लेते होते थे, यानी दो लेंथ एलिमेंट लेते होते थे सेंटर की अपोजिट साइड पे। उससे क्या होता था, जब हम लेंथ को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते थे तो एक कंपोनेंट हमेशा कैंसिल हो जाता था। लेट्स डू द सेम थिंग, सो दिस वुड बी ईजियर। सो एक लेंथ एलिमेंट आप यहाँ पे भी ले लें, ये वाला लेंथ एलिमेंट, और इसके लिए भी अगर आप लाइंस ड्रॉ करते हैं यानी सेंटर के साथ, तो एक ये बनेगी और दूसरी ये बनेगी। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि जो फोर्स है, लेट मी ग्रीन यूज़ ग्रीन कलर, जो फोर्स है वो ये लेफ़्ट वाले लेंथ एलिमेंट की वजह से ये सेंटर की तरफ लग रही है, और जो राइट वाला लेंथ एलिमेंट है उसकी वजह से भी सेंटर की तरफ लग रही है। तो ये है हमारे पास DF3। अगर आप दिखाना चाहें तो ये जो ग्रीन लाइन है ये DF3 है। अब आप इस फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए लेट मी ट्राई टू यूज़ अ डिफरेंट कलर, आई नीड अ डिफरेंट कलर, सो लेट्स यूज़ दिस कलर, दिस वन। Which one should I go with? Let's go with this one and let's decrease its thickness. ओके, सो इसको अगर आप कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा, दूसरा कंपोनेंट ये बनेगा। सिमिलरली ये वाली फोर्स का एक कंपोनेंट ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा। अब अगर आप गौर से देखें तो ये एंगल हमने फाई डिफाइन किया, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है ये हमने फाई डिफाइन किया, तो इसका मतलब है ये वाला एंगल फाई है। इसका मतलब है कि फाई के सामने वाला जो कंपोनेंट है, विच मीन्स कि जो ये वाला कंपोनेंट है, जो ये वाला कंपोनेंट है, ये हमारे पास है डी एफ साइन फाई। सिमिलरली जो ये वाला कंपोनेंट है ये भी है हमारे पास DF साइन फाई। जो ये वाला कंपोनेंट है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये है हमारे पास DF3 कॉस फाई। और सिमिलरली जो ये वाला कंपोनेंट है ये भी है हमारे पास DF3 कॉस फाई। तो आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पे जो कॉस फाई राइट पे है उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है,
जो कॉज फाई लेफ्ट पे है उसकी डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ है, विच मीन्स दे आर अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर हमारा लेंथ एलिमेंट जो है वो सेम है तो उसके ऊपर फोर्स भी सेम लगेगी, क्योंकि अगर लेंथ एलिमेंट डी एल सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड तो पहले ही सेम है। तो इसका मतलब है कि ये जो अब डी एफ वाली एक्सप्रेशन है इसको हम लिटरली अब यूँ लिख सकते हैं कि डी एफ थ्री जो है, लेट मी यूज अगेन गो बैक टू वाइट कलर, तो ये हमारे पास बनेगा डी एफ साइन फाई। और मैं इसको 2 टाइम्स साइन फाई कर सकता हूँ, या फिर आप इसको चाहें तो सिर्फ साइन फाई रहने दें। और उसकी रीज़न सिंपल है, अगेन मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी में मैंने ये चीज़ें बहुत डिटेल से पढ़ाई थी। जब आप यहाँ पे 2 टाइम्स कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि अब आपको सिर्फ ये जो आधी लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक ये इंक्लूड करने की ज़रूरत है, अगर ये आप 2 का फैक्टर लिखते हैं, क्योंकि हमने पहले ही इधर का पोर्शन भी ले लिया है और इधर का भी ले लिया है। अगर आप ये 2 का फैक्टर नहीं लिखते तो फिर आप पूरी लूप के ऊपर यानी जो एंगल है वो 0 से पाई तक इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन अगर आप 2 का फैक्टर लिखते हैं तो 0 से पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो दीज आर सिंपल थिंग। सो देखा कि ये जो साइन फाई है ना, अब ये लेंथ का वेरिएबल है, इट्स नॉट द एंगल विच शोज अप बिकॉज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अब वापस जाते हैं एक स्टेप, तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ थ्री बन जाएगा इंटीग्रल डी एफ को हमने लिखा था आई डी एल बी, और साथ में हमारे पास आया है साइन फाई। और आई और बी कांस्टेंट हैं तो इनको मैं बाहर ले लेता हूँ इंटीग्रल के, तो आई और बी कांस्टेंट हैं। डी एल को आप लिख सकते हैं आर डी फाई टाइम्स साइन फाई, और इसकी जो लिमिट है वो 0 से पाई बाई 2 ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 2 का फैक्टर लिख देता हूँ अब। ओके, तो ये अब हमारे पास बन जाएगा 2 IBR, और आप साइन फाई डी फाई को अगर आप करते हैं इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमें सिर्फ उसकी लेंथ देगा जो इस सेगमेंट की लेंथ है। सो लेट मी सी कि इसकी लेंथ जो है वो क्या आती है, तो ये सिंपली आती है हमारे पास आर के बराबर 2 IBR। ओके, तो जो एंगल है हमारे पास वो आएगा सिंपली 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है 2 टाइम्स IBR। तो ये है हमारे पास F3। ओके, ये जो इंटीग्रल वाला फैक्टर है साइन फाई डी फाई ये आपको 1 देगा। आप मिसाल के तौर पे अगर आप साइन का इंटीग्रल लेते हैं तो वो क्या होता है माइनस कोसाइन, और जब आप उसकी इंटीग्रेशन लिमिट लेंगे तो वो बनेगा कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0। तो कॉस पाई बाई 2 0 होता है, माइनस कॉस 0 -1 होता है, तो वो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये इंटीग्रल है वो आपको +1 देगा। सो हमारे पास अब F3 भी आ गया, और F3 की डायरेक्शन भी हमने देख लिया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इसका ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वही नेट फोर्स की डायरेक्शन है। तो तीनों फोर्स की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, तो हमारे पास जो टोटल फोर्स आ जाएगी एफ टोटल वो क्या होगी F1 प्लस F2 प्लस F3, जिसको आप लिखें ऐड करें तो ये बनती है 2IBR प्लस L, और इसकी डायरेक्शन जो है हम देख चुके हैं कि ये डाउनवर्ड है। सो दिस इज़ योर आंसर। तो 2IB टाइम्स R प्लस L जो है ये टोटल फोर्स है जो इस वायर के ऊपर, ये जो इंटायर वायर है ये वाली इसके ऊपर लगती है। सो दिस वाज वेरी सिंपल एग्जांपल। नेक्स्ट चैप्टर में आप इससे कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल सॉल्व कर रहे होंगे, और ये थोड़े इलेक्ट्रिसिटी वाले इंटीग्रल से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सीन, आपको आइडिया हो गया होगा कि सिंस यू आर डीलिंग विद क्रॉस प्रोडक्ट्स, सो यू हैव टू डील विद 2 काइंड ऑफ एंगल्स। एक एंगल जो क्रॉस प्रोडक्ट से आता है और एक एंगल वो जो आपका लेंथ का वेरिएबल बनेगा। So you have to be very careful, and in this regard they are a little bit demanding, little bit harder than electricity and magnetism. And again this will take me back to the same point जो मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि जो चीज़ें पहले आएंगी वो आसान है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द ईजियर थिंग, क्योंकि आप जैसे जैसे अब आगे चलेंगे चीज़ें मुश्किल होंगी, चीज़ें आसान नहीं होंगी। सो अगर आपको आसान चीज़ें समझने में, अगर आपने आसान चीज़ें नहीं समझी तो इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू to directly understand these harder things. I mean, supposedly harder things, they are not harder once you grasp them, once you understand them, it will not be harder, but still apparently they might look harder to you. तो ओके, अब मैं आखिरी टॉपिक की तरफ चलता हूँ। तो अब अभी हमने जो चीज़ यहाँ पे की है ना वो ये हमने देखा है कि अगर आप एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है।
इस टॉपिक में हम वायर को बेंड करके एक लूप बनाने लगे हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर वो वायर की हम लूप बना के उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो फिर उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है या उसके ऊपर कितना टार्क लगता है। तो हम उस फोर्स या उस टार्क का फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं। सो इट वुड बी शॉर्ट, आई विल ट्राई टू फिनिश इट विद इन 10 मिनट्स। दैट इज़ अ चैलेंजिंग थिंग बिकॉज आई एक्सप्लेन थिंग्स अ लॉट, बट लेट्स डू इट। तो चलें लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग लूप। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास वायर थी जो अभी हमने टॉपिक किया है, और अब आप उस वायर को बेंड करके लूप बना देते हैं। तो इट्स लाइक आप उस लूप को बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर अभी एग्जांपल सॉल्व की है कि आपके पास जब भी कोई वायर होती है तो आप उसको मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल लूप को भी आप ऐसे ही कंसिडर कर सकते हैं कि लूप एक वायर से बनी है तो लूप की 4 साइड्स होंगी, तो आप उसको 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि जब ऐसी किसी लूप को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो किस तरह की मोशन परफॉर्म करती है। यानी मोशन की बात कर रहे हैं तो हमने ये देखना है कि उसके ऊपर फोर्स जो है वो कौन सी एक्ट करती है, और हमने ये देखना है कि उसके ऊपर टार्क जो है वो कौन सा एक्ट करता है। तो ये डायग्राम मैंने बुक से कॉपी की है, लेट मी एक्सप्लेन देम। तो ये हमारे पास मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास साउथ पोल है। तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही हैं, और यही लेफ़्ट से राइट वाली जो डायरेक्शन है ना उन्होंने इसको वाई एक्सिस कहा हुआ है। तो हमारे पास जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखी हुई है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है। अब देखें तो हमने 2 चीज़ें चेक करनी है इस लूप के ऊपर। पहली कि उसके ऊपर टोटल फोर्स कितनी लगती है, और फोर्स का फार्मूला हम देख आए हैं अभी। फोर्स का फार्मूला होता है हमारे पास F इक्वल्स आई एल क्रॉस बी, कि किसी वायर जिसकी लेंथ L हो उसमें से करंट अगर I पास हो रहा है तो उसके ऊपर इतनी फोर्स लगती है। तो हमारे पास ये जो लूप है इसकी हम 4 साइड्स बना लेते हैं। ये हमारी पहली साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है, ये चौथी साइड है। तो हमने ये देखना है कि इन 4 साइड्स के ऊपर कितनी फोर्स लगती है, और उस फोर्स के अंडर अगर वो फोर्स नॉन ज़ीरो है तो उसके अंदर क्या कोई मोशन प्रोड्यूस होती है, क्योंकि फोर्स का ये इफेक्ट होता है ना। सो लेट्स सी। तो ये जो राइट साइड है इसमें अगर आप देखें तो जो करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट की तरफ है। तो आप इसके ऊपर ये फार्मूला आई एल क्रॉस बी अगर यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो राइट साइड है ना इसके ऊपर जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये वाली है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। यानी आप अगर करंट नीचे जा रहा है, बी जो है वो इस तरफ है, तो आप इसके ऊपर ये लगाएंगे एल क्रॉस बी, तो जो आपका थंब है ये आउट ऑफ द प्लेन आएगा, बिल्कुल जैसे यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है। तो इसको हम F1 कहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो F1 है वो आती है F1 इक्वल्स आई एल, और साथ में बी है, और बी और एल के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, दूसरी उसके परपेंडिकुलर उस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजर रही है, तो एंगल 90 है। तो जो साइन 90 है वो 0 हो जाएगा, साइन 90 जो है वो 1 हो जाएगा। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे ये जो हमारी साइड है, ये राइट वाली साइड जिसकी जगह पर मैंने लेंथ एल यूज़ की है, ये उन्होंने दी हुई है। ये वाली लेंथ जो है ना इस राइट वाली अगर आप डायग्राम में देखें तो उन्होंने इसको ए डिफाइन किया है। तो ये हमारे पास जो फोर्स है वो आ जाती है F1 जो है वो आई ए बी आ जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप F3 कैलकुलेट करते हैं जो लेफ़्ट वाली लॉन्गर साइड है, यानी हमारे पास जो ये वाली साइड है, तो इसके ऊपर अगर आप राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं ये F इक्वल्स आई एल क्रॉस बी वाला, तो इसमें आप देखें कि जो फोर्स है ना वो इन टू द प्लेन ऑफ द पेज जाती है। तो मैग्नीट्यूड जो है वो उसकी भी यही बनती है, क्योंकि लेंथ दोनों साइड्स की इक्वल है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो इन टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन दिखाना चाहें तो मैं वही वाले सिम्बल्स यूज़ करता हूँ जो मैं पहले भी यूज़ करता आया हूँ, कि अगर आप एक डॉट लगा के उसके गिर्द सर्कल लगाएंगे तो इसका मतलब है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और अगर क्रॉस लगा के इसके गिर्द एक सर्कल बनाएंगे तो इसका मतलब है इन टू द प्लेन। तो ये चलो हमारे पास डायरेक्शंस भी आ गई। चलें, तो ये हमारे पास 2 फोर्सेस आ गई हैं F1 और F3। अब हमने कैलकुलेट करना है F2 और F4, और F2 और F4 के लिए मैं ये वाली डायग्राम यूज़ करूँगा, बल्कि ये डायग्राम उन्होंने बहुत कुछ इसके ऊपर ड्रा किया हुआ है, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट डायग्राम ड्रा करूँगा, एंड दिस इज़ वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। और हमने ये फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स सी कि हमारे पास जो फोर्सेस F2 हैं जिसको उन्होंने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है और दिखाया गया है कि ये फोर्स जो है
ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। सिमिलरली ये जो F4 है ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है और ये इस लेंथ सेगमेंट के ऊपर एक्ट कर रही है। तो हमने इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए मैं इस डायग्राम, ये वाली डायग्राम है, इसका बहुत स्मॉल पोर्शन जो है उसको फिर से यहाँ पे प्लॉट करता हूँ और इसके लिए अब मुझे थोड़े मुख्तलिफ कलर चाहिए। सो लेट मी आर्ग्यू इट लाइक दिस कि ये हमारा वाई एक्सिस है, बिल्कुल जैसे उन्होंने डिफाइन किया हुआ है इस डायग्राम के अंदर। ये हमारा एक्स एक्सिस है और इन दोनों के परपेंडिकुलर हमारा जेड एक्सिस है। तो ये हमारे पास एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो मैं इसी वाई के साथ बी को भी लिख लेता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अब हमने ये देखना है कि हमारी जो फोर्स है, जो F2 है, जो ये वाली फोर्स है, ये वाली जो इस बॉटम लेंथ सेगमेंट के ऊपर लगती है, ये कितनी है। तो अगर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करें F = IL क्रॉस B, तो आप देख सकते हैं कि हमें जो एंगल चाहिए ना वो L और B के दरमियान चाहिए। और L की डायरेक्शन वो होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। तो अगर आप इस बॉटम इस वाले सेगमेंट में देखते हैं तो जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं इस लाइन को इस तरह ड्रा करता हूँ कि ये हमारे ओरिजिन से गुजरेगी। सो लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर, लेट मी एक्चुअली यूज़ ग्रीन कलर। तो हमारी ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये लेंथ है इस बॉटम सेगमेंट की और इस लेंथ की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, ये B है, लेकिन हम उसको बाद में डील करते हैं। तो पहले हम ये दिखाते हैं कि ये जो ग्रीन एरो है ये करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है और इसकी जो लंबाई है ये लेंथ की मैग्नीट्यूड है। ओके, अब अगर आप देखें इस डायग्राम में तो उन्होंने एक्स एक्सिस के साथ इस लाइन तक का जो एंगल डिफाइन किया गया है ना, किया है वो थीटा है। तो ये वाला एंगल, लेट मी यूज़ ग्रीन कलर। तो ये वाला एंगल जो है ये हमारे पास है थीटा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंट्यूटिवली सोचना होगा बिकॉज इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड ये एंगल निकालते हुए। तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल है ये वाला, ये हमारे पास क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये जो एक्स और वाई एक्सिस की दो लाइंस हैं उनके दरमियान एंगल 90 है। ओके, अब ज़रा गौर से देखें कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और जो लेंथ की डायरेक्शन है वो ये वाली है, ये करंट की डायरेक्शन जो है। तो हमें जो एंगल चाहिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए, क्योंकि राइट हैंड रूल जो है वो लेंथ से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करते हैं अपने थंब को, अपने फिंगर्स को। तो हमें जो एंगल चाहिए वो ये वाला एंगल चाहिए कि ये वाला एंगल जो है मैग्नेटिक फील्ड और करंट या लेंथ के दरमियान वो कितना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्यूटिवली काम लेना होगा और वो इंट्यूटिवली काम आप इस तरह लेंगे कि अगर आप ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, मैं पिंक लाइन को अब डॉटेड बनाने की कोशिश करूँगा। जो ये वाली लाइन है इसको अगर आप इधर पीछे एक्सटेंड कर दें तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये एंगल है, जो ये एंगल है हमारे पास, ये एंगल थीटा था और ये एंगल जो था ये लेंथ एलिमेंट और एक्स एक्सिस के दरमियान था और जो ये वाली लाइन है ये भी हमारी एक्स एक्सिस की लाइन ही है। ओके, तो अब हमने ये देखना है कि जो एंगल ये वाला है जो एक्स एक्सिस के दरमियान और बी के दरमियान बनता है वो वाला एंगल, लेट मी शो इट हेयर, ये वाला जो एंगल है ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा। और जो ये वाला एंगल है, लेट मी यूज़ पिंक कलर फॉर दिस वन, जो मैं पहले यूज़ कर रहा था, जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल है 90। क्यों 90 है? क्योंकि अगर आप इस डायग्राम में पिंक लाइंस को देखें तो हर दो पिंक लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है, बिकॉज जो पिंक कलर है वो मैंने 3 एक्स वाई और जी एक्सिस के लिए यूज़ किया और उनके दरमियान हमें पता है एंगल 90 होता है। तो अब अगर आप गौर करें, अब मैं ब्लू कलर, लाइट ब्लू यूज़ करता हूँ, तो जो ये वाला सारा एंगल है, ये वाला एंगल, ये वो एंगल है जो इस करंट, जो लेंथ एलिमेंट या करंट, या फिर आप दूसरे अल्फाज में ये कहें कि ये जो बॉटम पार्ट है वायर का, ये उस करंट या लेंथ एलिमेंट के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल है। और अगर आप इस सारे एंगल को देखें तो ये जो ब्लू वाला एंगल है ये हमारे पास बनता है 90 प्लस थीटा। तो जो बॉटम ये वाला लेंथ एलिमेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाता है ये 90 प्लस थीटा है। सिमिलरली अगर आप
देखें कि जो ये टॉप वाला है लेंथ एलिमेंट, ये कितना एंगल बनाता है, तो ये बिल्कुल यही ग्रीन लाइन है, लेकिन इसके एरो की डायरेक्शन जो है अब वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो उस केस में आप इस एरो को यूं लगाएंगे और एंगल जो बी और इसके दरमियान बनेगा, इस वाले लेंथ एलिमेंट के दरमियान, वो ये वाला एंगल होगा जिसको मैंने 90 माइनस थीटा निकाला है। तो जिस फोर्स को हमने F2 कहा है वो हमारे पास आ रही है I, लंबाई जो वायर का सेगमेंट है बॉटम और टॉप वाला उसकी लेंथ b है, तो ये बन जाएगा IBB, और साथ में हमारे पास चूँकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये बनेगा साइन F2 में 90 प्लस थीटा बनेगा, और 90 प्लस थीटा जो है वो कोसाइन थीटा होता है, तो ये बनेगा IBB कोसाइन थीटा। और सिमिलरली F4 का भी मैंने आपको आर्ग्यूमेंट दिया है कि वो जो बनता है वो बनता है IBB साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, और ये साइन 90 माइनस थीटा भी कोसाइन थीटा के बराबर होता है, तो ये भी हमारे पास बनता है IBB कोसाइन थीटा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे देखने वाली वो ये है कि जो F4 है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, जो F2 है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। सिमिलरली जो F1 हमने कैलकुलेट की थी वो इक्वल थी IAB के, और इसकी डायरेक्शन जो थी वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज थी। जो F3 हमने कैलकुलेट की थी वो भी IAB के बराबर थी मैग्नीट्यूड में, और इसकी डायरेक्शन जो थी वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेज थी। तो अगर आप इन चारों फोर्सेस के ऊपर देखें F1, F2, F3 और F4, तो F1 F3 के इक्वल है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। जो F2 और F4 हैं ये दोनों मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। विच मीन्स कि जो नेट फोर्स है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास ये नतीजा निकलता है कि जो नेट फोर्स है ना समेशन F इस लूप के ऊपर वो कितनी है, 0 है। और अगर समेशन F हमारे पास 0 है तो इसका मतलब है कि इस लूप के अंदर कोई लीनियर एक्सेलरेशन नहीं पैदा होगा। लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो लूप है वो ट्रांसलेट नहीं करेगी। याद रखें कि टार्क और जो फोर्स है ये F, ये दो मुख्तलिफ फोर्सेस हैं जो दो मुख्तलिफ तरह की मोशन को प्रोड्यूस करती हैं। मैंने टार्क को भी फोर्स कहा है बिकॉज इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू फोर्स, इट प्रोड्यूसेस द सिमिलर इफेक्ट एज द नॉर्मल फोर्स डज। नॉर्मल फोर्स क्या करती है, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है तो उसको मूव कराती है, मूव भी ट्रांसलेशनल मोशन में। तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब है इस लूप के अंदर कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं पैदा होगी। और यही तो रीज़न है कि जिन भी इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर है उसमें यही लूप लगी होती है। तो आप मोटर को भागता हुआ नहीं देखते, मतलब जब आप उसको ऑन करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपके सहन में, घर के सहन में भागना शुरू कर दे। द रीज़न इज़ बिकॉज देयर इज़ नो नेट फोर्स ऑन दिस करंट लूप, और जिसकी वजह से कोई ट्रांसलेशनल मोशन पैदा नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टार्क जो है वो पैदा होगा, और उसकी मैं आपको रीज़न देता हूँ। तो 4 फोर्सेस हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग 4 तरह के टार्क भी प्रोड्यूस होने चाहिए, हर फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक। तो पहले मैं लिखता हूँ F2 और F4 की वजह से, F2 और F4 की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होगा उसको लिखते हैं हम टावर 2 इक्वल्स R, जो मोमेंट आर्म होगा क्रॉस F2, और सिमिलरली जो टावर 4 है वो हमारे पास बनेगा R क्रॉस F4। ओके, और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये 0 है, और उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इस डायग्राम में देखें, ये वाली जो डायग्राम है ये वाली, इसमें देखें तो जो F2 है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड करें तो ये प्रीसाइजली इस सेंट्रल पॉइंट से गुजरती है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस लूप का। इसका मतलब है कि मोमेंट आर्म जो है वो 0 है इस केस में। एंड सेम इज़ द केस हियर कि अगर आप F4 को पीछे एक्सटेंड करें, विच मीन्स कि उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको ड्रा करें, तो वो अगेन एक्सिस ऑफ रोटेशन से गुजरती है, जिसका मतलब है कि जो हमारे पास मोमेंट आर्म है इस केस में वो 0 है। तो जो टार्क प्रोड्यूस होता है F2 और F4 की वजह से वो हमारे पास 0 है, आल्दो फोर्सेस नॉन ज़ीरो हैं, और हमने वो कैलकुलेट की हैं कि F2 और F4 जो हैं वो किसके बराबर हैं, IBB कोसाइन थीटा, लेकिन जो उनकी वजह से टार्क प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास 0 होगा। अब हमने ये देखना है कि F1 और F3 की वजह से कोई टार्क प्रोड्यूस होता है, तो लेट्स एनालाइज दिस फर्स्ट।
आप अगर इस डायग्राम में देखें तो जो जो F1 है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, यानी अगर मैं इस अपने आईपैड की स्क्रीन को कंसिडर करूं तो लेट मी अगेन पिक दैट बुक। तो दिस इज़ द लूप, और जो अगर ये पहली साइड है जिसमें से करंट आई गुजर रहा है और इसकी लेंथ जो है वो ए है, तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो इस पेन की डायरेक्शन में है आउटवर्ड। सिमिलरली ये अगर वो साइड है जिसको हमने F3 कहा है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है ना वो इनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, यानी मेरी तरफ। तो इस वाली साइड पे फोर्स जो है वो लूप को बाहर की तरफ खींचेगी, ये वाली साइड अंदर की तरफ खींचेगी। तो रिएक्शन क्या होगा, हमारे पास लूप जो है वो रोटेट करेगी। सो दिस इज़ द इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग आइडिया कि वाकई लूप को रोटेट करना चाहिए। इसी चीज़ को आप देखें तो ये फोर्सेस का कपल भी कहलाता है। आपने नाम सुना होगा कि जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से इक्वल फासले पे एक्ट करती हैं तो उसको कपल कहते हैं। तो फासला इक्वल है दोनों केसेस में, जो b/2 के बराबर है जो हमारा मोमेंट आर्म है। तो इसका मतलब है इनकी वजह से हमारे पास क्या होगा, प्रोड्यूस होगा कुछ ना कुछ टार्क, और उस टार्क की वैल्यू भी बराबर होगी मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, क्योंकि फोर्सेस जो हैं वो इक्वल और अपोजिट हैं तो वो सेम डायरेक्शन में टार्क प्रोड्यूस करेंगी। और ये आपको इस तीसरी डायग्राम में दिखाया हुआ है कि उस टार्क की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी। तो हम उस टार्क को इमीडिएटली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट मी कैलकुलेट द टार्क। तो जो टार्क है हमारे पास, जिसको मैंने कहा इसको टाउ1 कहते हैं, और ये आर क्रॉस F1 की वजह से है। तो F1 हमने कैलकुलेट की है, जो आर है वो इस फिगर से देखना बहुत आसान है। ये हमारे पास टोटल लेंथ b है, और जो आर है वो इसकी आधी वाली लेंथ है, तो ये b/2। और ये हमारे पास जो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम फोर्स पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं F1। तो हम यहाँ पे सिंपली इस आर की वैल्यू जो b/2 है और F1 की वैल्यू जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट की थी, कहाँ पे मैंने लिखी थी, ये वाली IAB। तो इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो b/2 IAB, और साथ में जो एंगल आएगा वो साइन थीटा आएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एंगल थीटा जो है ये फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान है। तो चूँकि लूप रोटेट कर रही है तो थीटा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो साइन थीटा यहाँ पे आएगा। तो ये हमारे पास टाउ1 है, बिल्कुल यही वैल्यू हमारे पास टाउ3 की भी आएगी, जो बनेगी b/2 IAB साइन थीटा। तो जो टोटल टार्क प्रोड्यूस होगा वो इन दोनों का सम होगा, तो वो बन जाएगा, दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा IBAB साइन थीटा। दैट्स इट, दैट इज़ द नेट टार्क बिकॉज ऑफ वन लूप। अगर हमारे पास n लूप्स हों तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर n लूप्स, क्योंकि जो रियल जहाँ पे यूज़ होती है ये मशीन्स के अंदर, जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर है उसके अंदर यूज़ होती है, तो उसमें एक लूप नहीं होती, उसमें पूरी कॉइल होती है जिसकी यानी वाइंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हमारे पास n लूप्स हैं तो ये टाउ, जो टोटल टाउ है t टोटल, में इसको कह देता हूँ, ये क्या बन जाएगा NI, और जो AB है ये लूप का एरिया है तो इसको मैं कैपिटल A कह लेता हूँ, और ये बन जाएगा NIAB साइन थीटा। दैट्स इट, दैट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर टार्क दैट वी वर लुकिंग फॉर। तो ये हमारे पास टार्क है जी, वो टार्क जो किसी भी करंट कैरियंग लूप के ऊपर लगता है। और इसको चूँकि साइन थीटा आ रहा है तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम के ऊपर गौर करें तो इस डायग्राम में उन्होंने ये एक यूनिट वेक्टर दिखाया है n। तो अगर आप इस एरिया वेक्टर ले लें और इसकी डायरेक्शन आप इस तरह डिफाइन करें कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, अगर आप उस डायरेक्शन में अपने हाथ की फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो जो थंब है वो आपको डायरेक्शन देगा एरिया वेक्टर की। तो उस केस में जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो आप फिंगर्स को इस तरह कर्ल करें तो जो थंब है वो इस डायरेक्शन में जाता है, जिसको उन्होंने n यूनिट वेक्टर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। विच मीन्स कि अगर आप डिफाइन करें कि जो a वेक्टर है ये हमारे पास इक्वल होता है a मैग्नीट्यूड टाइम्स n यूनिट वेक्टर, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं, ये जो टाउ टोटल है हमारे पास, इसको आप लिख सकते हैं NIB, क्या इसकी फॉर्म बनेगी NIA n क्रॉस b। तो ये n क्रॉस b। तो जो अब एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान होगा।
ओके, सो अब आप इसको वेक्टोरियल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, लेट मी पुट दिस इक्वेशन इन बॉक्स 2। तो ये अब हमारे पास टार्क की जो किसी भी करंट कैरिंग लूप में टार्क प्रोड्यूस होता है उसकी वेक्टोरियल फॉर्म आ गई है, क्योंकि टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप चाहें तो इसके ऊपर भी वो लाइन लगा दें जो उसकी वेक्टोरियल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है। तो ये अब हमारे पास बन गया है n नंबर ऑफ टर्न्स उस लूप के अंदर, आई उसमें से जितना करंट पास हो रहा है उनमें से, ए जो एरिया है उस एक सिंगल लूप का, और एन यूनिट वेक्टर जो है ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। तो एन जो है ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हमने डिफाइन किया हुआ था अलोंग वाई एक्सिस। तो अब ये वाला जो थीटा है फाइनल एक्सप्रेशन में टार्क की, ये वो थीटा है जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान बनता है। सो दिस इज़ इट। सो आप यहाँ पे हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली जो काम हमने इस पूरे चैप्टर में किया है, लेट मी क्विकली समराइज इट, वो बहुत सादा सा था। हम ये देखना चाहते थे कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है या फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो हमने देखा कुछ ऑब्जर्वेशन से कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती। लेकिन अगर आप उसी चार्ज पार्टिकल को किसी स्पीड से उस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। तो इससे यहाँ पे हमारे पास ये अंडरस्टैंडिंग बनी कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ मूविंग चार्जेस के ऊपर लगती है, और हमने उसका एक फार्मूला ड्राइव किया, एफ इक्वल्स क्यू वी क्रॉस बी। फिर हमने कहा कि अगर ये तो सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल था जो मैग्नेटिक फील्ड में से गुजर रहा था, अगर चार्ज पार्टिकल किसी वायर के अंदर जा रहा हो, तो वायर में से चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो उसको तो करंट कहते हैं। तो क्या करंट कैरिंग वायर के ऊपर भी फोर्स लगेगी? और उसका फार्मूला हमने आज के लेक्चर में ड्राइव किया है कि जी हाँ, वही फार्मूला जो क्यू वी क्रॉस बी थी, क्यू वी क्रॉस बी था, वो आई एल क्रॉस बी बन जाएगा। और फिर हमने कहा कि चलो वो तो एक स्ट्रेट वायर में से इतनी फोर्स लगती है चार्जेस के ऊपर, अगर वायर को बेंड करके लूप बना दें तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। तो फोर्सेस हमने कैलकुलेट की हैं, लेकिन नेट फोर्स जो है उसके ऊपर ज़ीरो लगती है। लेकिन हमने देखा कि इसके साथ एडिशनली एक और क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस हुई है, और वो नेट टार्क है, और उस टार्क की वजह से जो लूप है वो रोटेट करने लगती है। और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर और इस तरह की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं उनमें ये यूज़ होता है। सो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है, छोटा सा चैप्टर था। और अब हमारा जो असल काम है वो शुरू होगा जब हम मैग्नेटिक फील्ड्स को जो करंट की वजह से प्रोड्यूस होते हैं वो कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। सो वी आर स्टेपिंग इनटू दोज ब्यूटीफुल अगली लुकिंग इंटीग्रल्स अगेन, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी करते थे। एनीवे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बाय बाय।